मैं रिफ्रैक्शन पढ़ा रहा था, याद है ना। तो रिफ्रैक्शन का मैं एग्जांपल दे चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, मान लीजिए कोई एक मीडियम है, ठीक है ना। कोई एक मीडियम है डेंसर और कोई एक मीडियम है सपोज रेयरर, ठीक है। इसके ऊपर आप एक मीडियम कंसिडर कर लीजिए कि रेयरर मीडियम है। इसके नीचे कंसिडर कर लीजिए कि क्या है, एक डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको आप μ1 मान लीजिए, बाद में उसको म्यू कर देंगे। और रेयरर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको μ2 मानिए, इसको बाद में चल के हम 1 कर देंगे, ठीक है। अब एक लाइट रे बच्चों यदि डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की ओर चलती है तो बताओ बच्चों वो किधर भागती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट। तो देखो हम क्या कर रहे हैं ना, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, एक नॉर्मल हो गया जी, ठीक है। और अब हम इस पे एक इंसिडेंट रे लेके आते हैं। ये देखो ये इंसिडेंट रे आ गया, ठीक है। ये है इंसिडेंट रे आई, ठीक है ना। अब जो मेरा रिफ्रैक्टेड रे होगा वो इधर तो नहीं ना जाएगा, बोलिए, इधर भी नहीं ना जाएगा। वो जाएगा तो कहीं किधर जाएगा, इस तरफ जाएगा, यही होगा ना, बोलिए बोलिए, जाएगा ना इधर। अब अगर ऐसा करते हैं कि इंसिडेंट रे को का जो एंगल है उसको इंक्रीज करते हैं, मान लो इसके एंगल को हम क्या करें, इंक्रीज कर दें ऐसे, तो एट द सेम टाइम इसका भी एंगल क्या होगा, क्या वो इंक्रीज नहीं करेगा? इसका भी एंगल इंक्रीज कर जाएगा कि नहीं, बताइए। इस तरीके से अगर आप इसका एंगल और बढ़ाते हैं तो इसका भी एंगल क्या करेगा फिर, और इंक्रीज करेगा। और इंक्रीज करते करते फाइनली क्या होगा, ये बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टल चला जाएगा, ठीक है ना। तो उस समय ये जो इंसिडेंट एंगल बनते रहेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल, ठीक है ना। फिर से देखो, फिर से समझो, मान लो कि एक रे इंसिडेंट किया, ठीक है ना। एक रे जो है वो क्या किया, इंसिडेंट किया। अब इसका जो रिफ्रैक्शन के बाद रे आना था वो इधर से नॉर्मल से अवे जाते जाते वो एक्चुअली हुआ क्या है, बाउंड्री के अलाउंग चला गया है इसी तरफ, ठीक है ना। तो इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो कितना डिग्री का आ गया, 90 डिग्री का आ गया। और इसका जो इंसिडेंट एंगल है, ठीक है, उसी को बोलते हैं क्या, क्रिटिकल एंगल, जिसके के लिए आपका रिफ्रैक्टेड रे कहाँ चल जाए, अलोंग द बाउंड्री, समझे क्या। तो ये एक तरीके का क्या है, इंसिडेंट एंगल, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, दैट इंसिडेंट एंगल, दैट इंसिडेंट एंगल इन डेंसर मीडियम, ध्यान देना ये किसके लिए डिफाइन है, डेंसर मीडियम के लिए, ठीक है। तो
that incident angle in a denser medium for which angle of refraction is 90 degree in rarer मीडियम। ठीक है बच्चों, तो इसको हम बोलेंगे जी क्या, क्रिटिकल एंगल। समझे क्या आप लोग, बोलिए। हाँ हाँ, अब इसका फॉर्मूला डिराइव कर देते हैं हम, ठीक है ना। तो जैसा कि आप लोग को याद होगा, मैं μ1 हमेशा किसको मानता था, उस वाले मीडियम को जिसमें इंसिडेंट रे प्रेजेंट रहता है, और μ2 हमेशा मैं बोलता था उसको मानने के लिए जिसमें क्या प्रेजेंट रहता है, बताइए आप लोग, रिफ्रैक्टेड रे। बोलिए, ठीक है ना। यहाँ पे स्नेल्स लॉ आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R। ये ठीक है ना, बताइए, ये क्लियर है। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, μ1 जो है वो डेंसर वाला है और μ2 कौन है, रेयर वाला। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू ऑफ डेंसर मीडियम इनटू साइन IC बराबर म्यू ऑफ रेयर मीडियम इनटू साइन 90, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब आप देखिए कि साइन IC बराबर कितना आ जा रहा है बच्चों, ये आ जा रहा है जी म्यू रेयर डिवाइडेड बाई म्यू डेंसर। ठीक है, तो IC इक्वल टू क्या होगा जी, IC इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स म्यू रेयर बाई म्यू डेंसर। ठीक है, और इसी का एक स्पेशल केस, अगर रेयरर वाला मीडियम हवा है तो, अगर रेयरर मीडियम हवा है तो ऊपर 1 आ जाएगा, आएगा ना, तब IC इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स 1 बाई म्यू। डेंसर मीडियम का वैल्यू 1, म्यू 1 का वैल्यू म्यू कर दिए, और रेयरर मीडियम का वैल्यू न्यूमेरिकली 1 कर दिए। ठीक है, तो ये आपका क्रिटिकल एंगल का हो गया जी फॉर्मूला। ठीक है, इसको आप लोग छाप लीजिए। तो क्रिटिकल एंगल हमने देख लिया। अब आप सोचिए, अगर इंसिडेंट एंगल अगर क्रिटिकल से ज्यादा कर देंगे तब क्या होगा, तब ऐसा होगा कि लाइट रे का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, इस सिचुएशन में लाइट वापस से फर्स्ट मीडियम में चला आएगा। ठीक है, इस घटना को क्या बोलते हैं हम, TIR। TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, TIR। TIR बोले तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये होगा कब, पिछला वाला जो फिगर देखे थे ना, उसी के अकॉर्डिंग समझना है कि अगर ये कोई आपका बाउंड्री है, ठीक है, नीचे सपोज क्या है, कोई डेंसर मीडियम है, ठीक है, और ऊपर क्या है, कोई रेयरर मीडियम है। अब यदि कोई लाइट रे कहां से कहां जाएगी बच्चों,
डेंसर से एयर में जब जाएगा तो लाइट रे को जाना है कहाँ से कहाँ, डेंसर टू रेयर, ठीक है। और इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना वो IC से अधिक है, या मान लीजिए कि बराबर ही है, तो इधर कहीं नहीं जाएगा, वो जाएगा तो या तो इधर जाएगा या फिर कहाँ चल जाएगा, इस तरफ, ठीक है। तो यदि आप इसको बड़ा ही मान के चलिए कि IC से अगर बड़ा है, ठीक है, तो ये लाइट रे दोबारा से क्या होगा, इसी मीडियम में चली आएगी। तो आप रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन याद करिए। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम होता है, क्या बोलिए। तो यहां हुआ वही है, आप देखिए ध्यान से, लाइट रे जो है उसका मीडियम ही नहीं चेंज किया है, ठीक है। और उसका मीडियम चेंज ही नहीं किया तो इसको हम कैसे रिफ्रैक्शन कह सकते हैं, नहीं कह सकते, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि इफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम denser to rarer medium at an angle of incidence I greater than critical angle, then light rays come back in same denser medium this is known as TIR, इसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल होता है मिराज, का एक एग्जाम्पल होता है ऑप्टिकल फाइबर, इसका इस्तेमाल प्रिज्म में भी होता है, ठीक है। और एक तो इसका यूज डायमंड में भी होता है, ठीक है ना, नोट करिए, ठीक है। फिर आपको हम आगे बताते हैं जी बच्चों। मान लीजिए एक लाइट हवा से आती और पानी के सरफेस से टकराती, तो जब हवा से लाइट आता पानी के सरफेस पे, तो उस समय याद है ज़्यादा से ज़्यादा लाइट है जो पानी के अंदर चला जाता है, और थोड़ा बहुत लाइट है जो रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है ना। तो जब रिफ्रैक्शन होते रहता है तो उसमें थोड़ा सा परसेंटेज रिफ्लेक्शन का हुआ करता है, राइट। फिर आप ये याद कीजिए कि मिरर पे अगर लाइट गिरेगा तो मिरर में रिफ्रैक्शन का तो चांस ही नहीं बनता है कि नहीं। तो कुछ एब्जॉर्ब होगा, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे क्या हो रहा होगा बताता हूँ। TIR में आप मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा परसेंटेज जो है ना वो रिटर्न होके कहाँ आ जा रहा है,
विद इन मीडियम, ठीक है ना। लेकिन अब मान लीजिए एक लाइट का आपने बीम छोड़ा, तो क्या लाइट के बीम में जितना भी रे है, ऐसा है कि 100 का 100% क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा क्या? जैसे जो सामने आपको फिगर दिख रहा है उसमें तो एक ही को लाइट है ना, एक लाइट रे। इमेजिन कीजिए जब आप कोई टॉर्च वॉर्च या कुछ भी एक लाइट सोर्स ऑन करते होंगे तो उससे बहुत सारा रे निकलता होगा ना। तो बहुत सारे रे में से कुछ रे है जो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा पे होगा, कुछ रे ऐसा भी है जो क्रिटिकल एंगल से कम पे होगा ना। तो उनके साथ क्या होता होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा और रिफ्रैक्शन भी। लेकिन कोई लाइट रे अगर क्रिटिकल एंगल पार कर जाए तो उसका 100% देख लो कि रिफ्रैक्शन नहीं हो पाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, TIR, ठीक है ना। तो अगर IC से ग्रेटर एंगल पे कभी भी लाइट रे आएगा डेंसर मीडियम में तो 100% क्या करेगा, TIR करेगा, ठीक है। IC से कम पे रहेगा तो दोनों चांसेस बनता है, ठीक है ना, रिफ्लेक्ट भी करेगा और रिफ्रैक्शन भी करेगा, दोनों करता है। उसमें एक ज़्यादा होता है, एक थोड़ा सा होता है, माइनर सा, ठीक है ना। देखिए इस चीज़ को समझ लीजिए, दोबारा बता देते हैं। मिरर पे अगर लाइट आ रहा है, बहुत सारा लाइट आ रहा है, ठीक है ना, तो मिरर पे जो लाइट आ रहा है उसका क्या होना ज़्यादा जरूरी है, रिफ्लेक्शन। तो मिरर पे ज़्यादातर क्या होता है, मोस्टली रिफ्लेक्शन हो जाता है, ठीक है। अब मान लो ट्रांसपेरेंट मीडियम के बीच का ये बाउंड्री है, यहाँ पे मान लो लाइट आया, ऐसे इमेजिन करो। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा ये कि ज़्यादातर लाइट का जो रे है ना वो क्या करेगा, रिफ्रैक्शन करेगा। एक आध को जो है वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो समझ रहे हो इसमें क्या हो रहा है, मेजर पार्ट रिफ्रैक्शन है और रिफ्लेक्शन क्या है, माइनर। मान के चलना कि नीचे क्या है, डेंसर है, और ऊपर क्या है, रेयरर है, ठीक है। फिर देखो मान लो कि ये क्या है, डेंसर, और ऊपर क्या है, रेयरर। अगर यहाँ पर कोई लाइट आती है ऐसे, तो इन सब के साथ क्या होता है, मोस्टली रिफ्रैक्शन ही होगा, बहुत कम के साथ क्या होता है, रिफ्लेक्शन। इसमें ये मान के चलना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, क्रिटिकल से कम है, कोई दिक्कत नहीं है अब तक। अब यदि ये हो जाए कि फिर से लाइट रे कहाँ से जा रही है जी, डेंसर टू रेयरर जा रही है, और अब यदि आई का वैल्यू क्या है, IC से ज्यादा, तो अब देखो क्या हो रहा है, समझो। समझ पा रहे हो क्या हो रहा है, बोलो। अब
जितना रिफ्रैक्शन था वो सब किस में कन्वर्ट हो गया है, रिफ्लेक्शन में। ठीक है, तो ये डेंसर से रेयर के लिए ही ध्यान रखना होता है, और आई क्या हो, ग्रेटर देन आई हो, तभी ये चीज़ हम देख पाते हैं। बाकी जब जब रिफ्रैक्शन होता है याद रखना, उसमें थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हमेशा होता है, माइनर सा रिफ्लेक्शन हमेशा होता है, अगर TIR वाली घटना ना हो रही हो तो, है ना। जैसे थर्ड वाले फिगर में भी आप देखो, यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन है वो क्या है, मेजर है ना। यहाँ पे बच्चों जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो क्या है, मेजर है, और जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो तो माइनर है। यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो क्या है बच्चों, माइनर है। ठीक है, तो अब तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया होगा, नोट कर लो। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक फिश है ना, वो वाटर में है और वो ऊपर की तरफ देख रही है आउटसाइड वर्ल्ड को, जो कि एक सर्कुलर होराइजन में दिख रहा है। फिश 12 सेंटीमीटर बिलो है, रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगा। आवाज आ रही है ना मेरी? आप ऐसे समझो, देखो मान लो कि ये पूरे स्पेस में ना पानी भरा हुआ है, ऐसा कुछ मान लो, ठीक है ना। ये ऊपर वाला पार्ट क्या दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल दिख रहा है ना, बताइए। मान लो कि इसमें नीचे यहाँ पे कोई बल्ब है या मछली है, ठीक है। मान लो यहाँ पर कोई बल्ब है, तो बल्ब से जो रोशनी निकलेगी वो कहाँ कहाँ निकलती है, सोच के बताओ। हर जगह ना, बताइए। बल्ब से जो रोशनी निकलेगा वो हर जगह निकलेगा, है कि नहीं। अब है क्या, ये जो बल्ब है ना, ये बल्ब वाटर में रखा हुआ है। ये बल्ब कहाँ रखा हुआ है, वाटर में। अब बाहर क्या है, हवा है, ठीक है। तो अब आप ध्यान से सोच समझ के बताइएगा। मान लीजिए कि एक लाइट रे बल्ब से निकल के ऐसे जा रहा है सीधे, क्या ये डिविएट करेगा लाइट रे, बोलिए, नहीं करेगा। अब देखिए, मान लीजिए कोई लाइट रे जो है बाबू, वो इधर ऐसे किसी एंगल पे आया, ये तो डिविएट करेगा ना, बोलिए, ये तो डिविएट करेगा, ये कुछ इस प्रकार से मुड़ जाएगा, ठीक है। वही सेम कहानी इधर भी होगा, है ना। कोई लाइट रे जा रहा होगा ऐसे, और उसके बाद वो क्या करेगा, इधर की तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है। इसका कुछ यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा ना, ये क्रिटिकल एंगल से कम है, ये क्रिटिकल एंगल से कम है। अब आप किसी और रे के बारे में सोचो, जो क्रिटिकल एंगल पर गया होगा, तो वो क्या करेगा, वो बिल्कुल ऐसे सीधे निकल जाएगा ना। बताइए, कोई एक रे
जो एग्जैक्टली क्रिटिकल एंगल पे गया है, इसका ये एंगल है क्रिटिकल एंगल, तो एग्जैक्टली ऐसे निकल जाएगा। वही काम इधर भी होगा, है ना। कोई लाइट रे है जो इधर ये क्रिटिकल एंगल पे आया, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो ऐसे चला जाएगा, है ना। अब आप सोचिए एक और रे के बारे में जो उससे भी ज्यादा एंगल पे गया होगा, तो वो क्या करेगा, बाहर निकल पाएगा क्या, बोलिए। तो अब आपको मैं ये समझाना चाह रहा था कि बाहर की दुनिया में जो लाइट जाएगा और उसका उल्टा बाहर की दुनिया से जो लाइट आएगा वो इसके बाद संभव नहीं ना है, बताइए। इस पॉइंट के आगे ये संभव है कि लाइट अंदर आए या अंदर का लाइट बाहर जा पाए, बताइए। नहीं ना, बोलिए। इसी बीच में बहुत सारा ऐसा लाइट रे होता होगा, बहुत सारा ऐसा लाइट रे होता होगा जो बाहर निकल गया होगा, ठीक है ना। लेकिन जो लाइट रे क्रिटिकल एंगल से आगे वाले पे होगा उसका बाहर निकलना संभव नहीं है। अब आप यहाँ से ऐसे समझिए, ये तो आपको 2D दिख रहा है ना, इसी का 3D वर्जन अगर आप सोचें तो क्या एक कोन की तरह दिखेगा, जो आइसक्रीम वाला कोन होता है ऐसे पूरा, बताइए। यहाँ से सोर्स से लाइट जो निकलेगा बिल्कुल ऐसे चारों तरफ निकलता होगा ना, बोलिए। एक प्लेन में तो नहीं निकलेगा खाली। तो होता क्या है कि यहाँ पर एक सर्कुलर रीजन बनेगा, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ एक सर्कुलर रीजन बनेगा जिससे कि लाइट बाहर निकल रहा होगा या बाहर का लाइट अंदर आ भी रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे मछली को क्या करना है, बाहर का दुनिया देखना है ना, तो उसका लिए जरूरी क्या है कि बाहर से लाइट अंदर की तरफ आए। ऐसे बल्ब के लिए क्या जरूरी है कि अंदर का लाइट बाहर जाए, ठीक है। तो अब ये सर्कल आप देख पा रहे हैं क्या, इसी से लाइट बाहर जाएगा या इसी से लाइट बाहर से अंदर आएगा भी, ठीक है। अगर ये बल्ब है तो बल्ब के केस में लाइट का क्या जरूरी है, बाहर की तरफ जाना। और यदि ये फिश है तो इसके लिए क्या जरूरी है कि बाहर से जो लाइट है ना वो अंदर की तरफ क्या करे, आए, ठीक है ना। इसके लिए ये जरूरी है। और अगर कोई डाइवर है, डाइवर समझते हैं ना आप लोग, डाइवर, बोलिए। हाँ, तो इसको भी बाहर का दुनिया देखना है, तो इसके लिए भी क्या चाहिए कि बाहर से लाइट अंदर आए। तो लाइट अंदर जाए या बाहर आए तो वो जो भी होगा इस सर्कुलर रीजन के साथ ही होगा ना, या कहीं और से होगा, बताइए। इतना ही से होगा ना, ठीक है। तो ये डायग्राम आप लोग बना लीजिए, ये आपके समझने के लिए था कि कोई मछली, डाइवर या बल्ब पानी के नीचे है तो उसका लाइट बाहर निकलने के लिए या बाहर से अंदर आने के लिए एक खास सर्कुलर रीजन ही होता है, उसके बियॉन्ड लाइट का अंदर आना जाना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है बच्चों। इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको क्या करता हूँ इसका फार्मूला डिराइव करके दे देता हूँ, ठीक है, नोट कीजिएगा। ऑन वन रे, उस पर सिर्फ ध्यान दीजिए। ये मान लीजिए आपका बल्ब है या फिश है या डाइवर है, ठीक। इससे एक रे चला ऊपर की तरफ, है ना, इससे एक रे चला ऊपर की तरफ, हम इसको देख रहे हैं। और हम अंतिम वाले रे को देख रहे हैं जो क्रिटिकल एंगल पे भागा है, सिर्फ उसको अब देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो क्रिटिकल एंगल पे चला गया है, तो ये एंगल क्या होगा, क्रिटिकल एंगल। तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, ये क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, बोलिएगा।
वही वाला सर्कल हम ऊपर से बना दिए हैं, देख लीजिए। और इसका हमको चाहिए रेडियस, इसका हमें क्या चाहिए, रेडियस, ठीक है ना। तो मान लीजिए आप कि ये जो यहाँ से यहाँ तक दिख रहा ना आपको, इसको एच मान लीजिए आप, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ, इसको आप आर मान लीजिए। तो ये हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, बोलिएगा हो जाएगा ना। तो आप लोग पढ़े हैं ना, आज ही तो पढ़े हैं, साइन आई सी इज इक्वल टू म्यू रेयरर बाई म्यू डेंसर। बाहर हवा है, देखिए अभी आपकी कॉपी में लिखा हुआ है कि नहीं, साइन आई सी इक्वल टू 1/म्यू, और साइन आई सी यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो आर बाई हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और स्क्वायर भी कर दीजिए, तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। अब आप आर को इधर लेके चले जाइए, तो हो जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इन दोनों से देखिए कॉमन है आपका, आर स्क्वायर कॉमन है, ठीक है। तो हो जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर माइनस 1 इंटू आर स्क्वायर। एक और स्टेप ले लीजिए, आपका आर का आंसर आ जाएगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो रहा है बच्चों एच स्क्वायर बाई म्यू स्क्वायर माइनस 1। अब स्क्वायर रूट कर लीजिए बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा जी, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा, क्या हो रहा है यार, आपका आंसर आ जाएगा आर इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये आपका बच्चों आ गया जी, एक तरीके से फार्मूला, इसको आप समझ लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके का कोई सवाल रहे जो अभी था ना, पेज नंबर 145 में क्वेश्चन नंबर 15, इसमें ऐसे ही फार्मूला पुट करके बनाना था, ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए आप लोग नोट कीजिए ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। देखिए इसका क्या काम है बच्चों, ये TIR पे बेस्ड है, इसका काम है लाइट सिग्नल को कैरी करना। जैसे कि टीवी आपका किस पे चलता है, सिग्नल्स पर ही ना, ऑडियो वीडियो सिग्नल लाइट के फॉर्म में उसको दूर तक भेजा जा सकता है। वैसे ही इंटरनेट वाले केबल में भी ऑप्टिकल फाइबर यूज होता है,
और पेट के अंदर आपको अगर कभी कुछ जांच करना होता है ना, तो उसमें भी यूज करते हैं, ऑप्टिकल पाइप बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो ये क्या होता है और ये कैसे काम करता है इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए कंस्ट्रक्शन इसका बता रहा हूँ। इसमें मेन दो पार्ट होता है, ठीक है ना। एक होता है कोर, एक कोर होता है डेंसर, एक होता है क्लैडिंग, जो कि क्या होता है रेयर। ये दोनों का दोनों क्या रहता है बच्चों, कोएक्सियल रहता है। ये दोनों दोनों क्या रहता है, कोएक्सियल। तो ये देखिए आपको बताते हैं हम, कौन सिलेंडर बनावे पड़ेगा। देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, ये ऑप्टिकल फाइबर है। अंदर का जो दिख रहा है ना आपको पार्ट, अंदर के पार्ट को क्या कहते हैं, कोर। और उसके चारों तरफ आपको दिख रहा है दूसरा सिलेंडर टाइप का, उसको बोलते हैं क्लैडिंग, ठीक है ना। तो ये कोर होगा डेंसर और क्लैडिंग क्या हो गया, रेयर, ठीक है। अब यहाँ पर होता है क्या है कि कोई लाइट मान लीजिए अगर आया कोर पे, ठीक है, तो इसको ऐसे डिजाइन करते हैं कि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से क्या रहेगा, ज्यादा। तो ये क्या करेगा, यहाँ से ऐसे TIR कर जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे TIR कर जाएगा। तो यही वाली घटना जो है बच्चों, ये बार बार होती रहती है। तो एक किनारे से दूसरे किनारे तक लाइट क्या करता है बच्चों, ट्रैवल कर जाता है, ठीक है ना। तो यही है बच्चों ऑप्टिकल फाइबर का नमूना बता दिया हम आपको, ठीक है। नोट कर सकते हैं आप लोग। चलो बच्चों आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। देखो मान लो बच्चों, मान लो कि आपका जो है कोई ऑप्टिकल फाइबर दिखाया हुआ है, ठीक ना। ध्यान से समझ रहे हैं, ये वही चीज है। ये बीच में क्या है कि बच्चों इसका एक्सिस होगा, ऊपर जो दिख रहा है ना ये क्या है बच्चों, क्लैडिंग है। यहाँ बीच में जो दिख रहा है ये क्या है जी बच्चों, कोर है। कोर क्या होता है, टेंसर होता है। और क्लैडिंग क्या होता है बच्चों, वो होता है रेयर, ठीक है। और इसके चारों तरफ एक दूसरा मीडियम भी है, सराउंडिंग,
चारों तरफ एक मीडियम है, उसको क्या कहिए आप, सराउंडिंग। सराउंडिंग का चलिए मान लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू नॉट है, ठीक है। कोर, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चलिए मान लीजिए क्या है, म्यू 1 है, या इसको आप म्यू डेंसर भी कह सकते हैं। और क्लैडिंग जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मान लीजिए कि है म्यू 2, या इसको हम म्यू रेयरर भी कह सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, एक चीज बताना है, ठीक है। इसमें एक चीज बताना है, इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर, बोलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल अपर्चर बताना है। न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है जो बताते हैं। मान लीजिए आप लोग बच्चों एक लाइट रे यहाँ पर जो है इंसिडेंट किया है यहाँ पे, ठीक है। ये कुछ एंगल बना रहा होगा, सपोज कीजिए अल्फा, इमेजिन कर लीजिए, ठीक है। तो साइन अल्फा दिख रहा है ना आपको, और इसका मैक्सिमम वैल्यू, इसी को हम लोग कहते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर। इसको हम क्या कहेंगे, न्यूमेरिकल अपर्चर। अब ये बताइए लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया तो क्या होगा, कुछ रिफ्रैक्शन होगा ना। तो रिफ्रैक्शन होगा तो इस पाथ पे जो वो जा रहा था यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों कि ये जो लाइट रहेगा रिफ्रैक्टेड वाला, ठीक है ना, वो इधर तो जाएगा नहीं ना, कुछ ऐसे रिफ्रैक्शन शो तो करेगा ना, है कि नहीं। तो ये देखिए ये इधर चला गया है, इसको आप लोग क्या कहेंगे, इसको आप लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहिएगा, ठीक है। अब आप ये बताइए कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर TIR हो जाए, तो TIR हो जाए तो इसके लिए जो यहाँ पर एंगल ये बनेगा इसको क्या होना पड़ेगा, इस एंगल को क्रिटिकल एंगल से या तो ग्रेटर रखना पड़ेगा या कम से कम उसके आसपास रखना पड़ेगा, है कि नहीं, बताइए, होगा ना। तो मान लीजिए ये एंगल है थीटा, ये एंगल है कितना 90, तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, क्या ये 90 माइनस थीटा नहीं आ जाएगा, बोलिए, आ जाएगा। और TIR हो इसके लिए ये जरूरी है कि थीटा का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से क्या रखिए, ग्रेटर या इक्वल रखिएगा, है कि नहीं। इक्वल का मतलब है हल्का सा बड़ा, स्लाइटली ग्रेटर, ठीक है ना। अगर ऐसा करेंगे तो लाइट रे क्या होगा, वो ऊपर नहीं जाएगा, लौट के नीचे ही चला आएगा। बताओ ये सब सारी चीजें क्लियर है ना बच्चों। अब हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे जी, हमको साइन अल्फा मैक्स चाहिए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल अपर्चर कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप स्नेल्स लॉ लगाइए, आप लिख सकते हैं म्यू नॉट साइन अल्फा इज इक्वल टू
इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, इसका है μ2, ठीक है। तो हो जाएगा μ1 इंटू साइन आर। आर का वैल्यू कितना है जी, देखिए साइन आर का वैल्यू आप क्या लिख दीजिएगा, 90 माइनस थीटा। तो ये कितना आ जाएगा जी, एक कॉस थीटा आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो म्यू नॉट इंटू साइन अल्फा इक्वल टू आ जा रहा है μ1 इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा जो होता है उसको आप ऐसे लिख पाते हैं म्यू नॉट इंटू साइन अल्फा और फिर μ1 इंटू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे लिख पाएंगे, बोलिए, लिख सकते हैं ना। तो अब देखिए आप म्यू नॉट इंटू है आपके पास साइन अल्फा इज इक्वल टू है μ1 इंटू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, अगर हम थीटा को कम से कम रखें, थीटा को क्या रखें, कम से कम, तो अल्फा आपका क्या आएगा, ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम, क्योंकि माइनस में है ना, ये घटेगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है कि नहीं। जैसे 1 में से 1 में से 0.5 घटाओ तो कितना बचेगा, 0.5 बचेगा। और 1 में से 0.25 घटाओ तो ये क्या हो जाएगा, 0.75 हो जाएगा ना। कहने का मतलब इसको छोटा करना है, इसको छोटा करेंगे तो ये चीज हमारा क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा, ठीक है। तो भाई मैं लिख रहा हूं कि अल्फा का वैल्यू अगर तुम्हें क्या चाहिए बाबू, मैक्सिमम, तो यही थीटा का वैल्यू तुमको क्या रखना पड़ेगा, मिनिमम, ठीक है। तो अब तुम्हारा आंसर लगभग आने ही वाला है। तो साइन अल्फा मैक्सिमम का मतलब हो जाएगा μ1 बाई म्यू नॉट रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थीटा का मिनिमम वैल्यू। अब आप यहां से देखो, थीटा का वैल्यू कह रहा है कि क्या हो सकता है, थीटा का वैल्यू कह रहा है कि आईसी से ज्यादा हो सकता है। तो आप यहां से पकड़ो बात कि थीटा जो है वो जब मिनिमम होगा तो किसके बराबर होगा, अरे वो आईसी के बराबर होगा, और क्या होगा, है कि नहीं। आप दोनों तरफ साइन लगा दो बच्चों, तो साइन थीटा मिनिमम का मतलब हो जाएगा साइन आईसी। और साइन आईसी पढ़ाए थे आपको हम, म्यू रेयरर बाय म्यू डेंसर, अभी कुछ देर पहले ही पढ़ाए थे ना, म्यू रेयरर बाय म्यू डेंसर। तो म्यू रेयरर क्या लिए हुए हैं आप, एक सेकेंड थोड़ा छोटा करते हैं फिगर को, छुप गया है, देखो अब दिख रहा होगा ना। म्यू रेयरर को क्या लिए हम, μ2 लिए हुए हैं, ठीक है, और म्यू डेंसर को 1 लिए हुए हैं। तो वही चीज अब यहाँ पुट करना पड़ेगा हमको, है ना। म्यू रेयरर का मतलब है μ2 और म्यू डेंसर का मतलब है μ1। अब आप यहाँ पे रखिए उसको, तो साइन थीटा मिनिमम आ जा रहा है μ2 बाई μ1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो विच इज इक्वल टू आ जाएगा μ1 बाई म्यू नॉट रूट अंडर, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आ जाएगा μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई μ1। μ1 से μ1 हो गया जी कैंसिल, μ1 से μ1 हो गया कैंसिल। तो यही आपका आंसर है, रूट अंडर μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर
बाई म्यू नॉट। ध्यान रखिएगा सबका मतलब, म्यू वन का मतलब कोर का है, म्यू टू का मतलब क्लैडिंग का है, और म्यू नॉट का मतलब सराउंडिंग का है। ठीक है ना बच्चों, चलिए आप लोग नोट कर लीजिए जी। चलिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, अबाउट मिराज। ठीक है, देखिए बच्चों, मिराज बता रहा हूँ आपको मैं। होता क्या है, ये घटना जो होती है ना, ये गर्मी के दिन में होती है। ठीक है, हॉट समर डेज, और खास करके ये रेगिस्तानों में होने वाली घटना है, डिजर्ट्स में। ठीक है, होता क्या है बच्चों कि मान लीजिए कि यह है जमीन। ठीक है, अब जमीन तो जमीन है, जमीन के नीचे, जमीन क्या है, बस बेसिकली बालू ही है, यहाँ पे भरा पड़ा है ना। ठीक है, तो जमीन के ऊपर जो हवा है ना, हवा का बहुत सारा अलग अलग, आप समझ सकते हैं, लेयर है। ये मैंने क्या बना दिया है जी बच्चों, हवा का डिफरेंट डिफरेंट ऐसे मैं लेयर बना दे रहा हूँ। ठीक है, हर एक लेयर का जो है बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना, वो अलग अलग है। ठीक है, ये टेम्परेचर के कारण हो रहा है। जहाँ हवा ठंडी होती है ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई रहता है, और जहाँ हवा गर्म हो जाती है ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है बच्चों, वो क्या हो जाता है जी, लो हो जाता है। तो रेगिस्तान में ये घटना होती है। ठीक है ना, क्योंकि जमीन कहिए कि बालू, बालू जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है दिन में। ठीक है, तो ये घटना वहाँ पे होती है। ठीक है, इसी के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। देखिए, तो मैं बता रहा था कि नीचे का जो हवा है यहाँ पर, ये क्या होगा, हॉट होगा। तो हॉट एयर जो होता है ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रहता है, लेस लेस म्यू समझ जाएंगे, कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जो ऊपर का हवा होता है ना, रिलेटिवली कूल रहता है। तो जो कूल हवा होता है ना बच्चों, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा रहता है, म्यू क्या रहता है, मोर। ठीक है ना, तो जैसे जैसे हम समझिए कि ऊपर से नीचे जा रहे हैं ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है ना, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों, वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, यानी ऊपर का जो मीडियम है, वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि क्या है, डेंसर है। और जो नीचे का मीडियम है, आप कह सकते हैं एक प्रकार से, ये क्या है जी बच्चों, रेयरर है। ठीक है, अब क्या है, एक पेड़ पौधा, तार का पेड़ समझते हैं ना आप लोग, इमेजिन कीजिए कि कोई एक तार का पेड़ है। ठीक है, चलो इसी को मान लेते हैं। मान लो बच्चों कि ये जो है ना, कोई तार का पेड़ है। ठीक है, इमेजिन कर ले, अरे फिर पतला हो गया, मोटा किए थे इसको, चलो जाने दो। इमेजिन कर लो ये तार का पेड़ है। ठीक है ना, और यहाँ दूर कोई मान लो इंसान खड़ा है। ठीक है, तो इंसान जो है ना, उसका चलो ये हम लोग क्या बना दिए हैं, आई, ये ऑब्जर्वर है। ठीक है, इंसान है। ठीक है ना,
अब मान लीजिए कुछ रे है जो इस ट्री से डायरेक्ट इसकी आंखों में आ रहा है, तो इससे क्या होगा, ये पेड़ को सीधे सीधे देख पाएगा, रियल इमेज उसका। फिर क्या होगा, कुछ लाइट रे ऐसा है जो यहाँ पे गिरेगा इस मीडियम पे, और लगातार वो क्या करते जाएगा ना, नॉर्मल से अवे होते चल जाएगा। जैसे मान लो यहाँ आया, ठीक है, और इसके बाद ये क्या करेगा, लगातार बेंड करते चल जाता है, नॉर्मल से अवे 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 अवे, ऐसे कहीं पे मान लो इसका ये एंगल क्रिटिकल एंगल से क्या हो जाएगा, अधिक, तब ये क्या कर देगा, यहाँ से TIR ऐसे घूमते हुए जाएगा इसकी आंखों में। ठीक, अब ये बंदा क्या करेगा, इसके स्ट्रेट लाइन में जब वो वॉच करेगा, ठीक है, तो इसको इसी ट्री का ना एक इन्वर्टेड इमेज दिखाई देगा, इन्वर्टेड इमेज। तब होता क्या है, इस आदमी को ये भी दिख रहा है, डायरेक्ट पेड़ भी दिख रहा है, और उसी का एक इन्वर्टेड इमेज भी दिख रहा होता है। तो ऐसा इसको लगता है कि पेड़ के पास पानी है क्या, क्योंकि पानी में ही तो पेड़ का इमेज दिख सकता है ना, है कि नहीं। तो इसको एक ऐसा इल्यूजन हो जाता है, ठीक है, उसको लगता है कि दूर कहीं जो पेड़ दिख रहा है मुझे, वहीं पे पानी है, क्योंकि पानी में उसका इमेज उसको होने का एहसास होने लगता है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। तो यही ऑप्टिकल इल्यूजन को हम लोग क्या कहते हैं, मिराज कहते हैं। बुझाया। बोर्ड एग्जाम में ये आएगा, है ना, मिराज के बारे में लिख के बताइए, तो मैं लिख देता हूँ कैसे आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। देखिए, आप ऐसे लिखेंगे कि इन hot summer days, in hot summer days or in deserts, due to temperature refractive index decreases of air as we go up, ठीक है। एयर नियर ग्राउंड इज rarer and वाइस वर्सा, मतलब एयर ऊपर जो होगा वो क्या होगा, डेंसर, ठीक है। अब कोई ऑब्जर्वर है जो क्या देखता है, ऑब्जर्वर सी ए रियल इमेज ऑफ tree and a virtual inverted image due to TIR, which produce illusion, इसको ऑप्टिकल इल्यूजन बोलते हैं, which produce optical illusion of water near tree। इसी पूरी घटना को हम लोग क्या कहते हैं जी बच्चों,
मिराज कहते हैं। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए जी बच्चों। एक करेक्शन कर लेते हैं। ऊपर जाने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा था, घट नहीं रहा था। यहाँ पर एक करेक्शन करना है आपको, इंक्रीजेस। हाँ अब ठीक है, नोट कर लीजिए। प्रिज्म जो है ना, वो भी इमेज बना सकता है, बट वो इमेजेस को बड़ा या छोटा नहीं करता। जो स्फेरिकल मिरर या जो स्फेरिकल लेंस है, आप जानते हैं ना, वो इमेजेस को क्या कर देता है, बड़ा या छोटा कर देता है ना, है कि नहीं। बट प्रिज्म जो है वो इमेज के साइज को चेंज नहीं करता, तो इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं हम TIR में। ठीक है, प्रिज्म। तो प्रिज्म में जो TIR होता है उसका यूज क्या आता है, TIR यूज्ड टू रोटेट या इन्वर्ट इमेजेस विदाउट चेंजिंग शेप एंड साइज। ठीक है ना, या मैग्निफिकेशन विदाउट चेंजिंग शेप और साइज। ठीक है, ये लेंस या मिरर नहीं कर पाता, वो साइज को बदल देते हैं। ठीक है ना, तो देखिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक ये प्रिज्म है। ठीक है, सपोज आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट होगा, एक ऑब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा। मान लीजिए ये आपने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, अब इस ऑब्जेक्ट से आप क्या कीजिए, रे ले लीजिए। ठीक है, यहां से जब रिफ्रैक्शन होगा तो ये लाइट रेज जो है वो बेस की तरफ मुड़ जाएंगी। ठीक है, बेस के पास इनका TIR होगा, बेस के पास क्या होगा, इनका TIR होगा, और फिर लाइट रेज कुछ इस प्रकार से चली जाएंगी। अब देखिए हो क्या रहा है, ऊपर मान लीजिए कि A है, A का लाइट ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, यहाँ पे TIR किया, ऐसे गया, और कहाँ पहुँच गया, नीचे। इसको A डैश कहिएगा। ये मान लीजिए नीचे B है, ये है गया, ये गया, TIR यहाँ पे हुआ है, आगे गया, और ये पहुँच गया यहाँ पे, B डैश मान लीजिए। ठीक है, तो अब जो इमेज बना, ठीक है ना, वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो इसका साइज और इसका साइज नहीं बदलेगा, लेकिन इमेज रोटेट हो चुका है, या इन्वर्ट कहिए कि इन्वर्ट हो चुका है। तो ये TIR से ये काम किया जा सकता है। ठीक है, एक और एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये प्रिज्म है, ठीक है, और आपके पास एक ऑब्जेक्ट लेना होगा आपको जी। ये मान लीजिए आपने एक ऑब्जेक्ट ले लिया,
अब इससे आप लाइट रे ले लीजिए, ठीक है। यहां से एक ऐसे लाइट रे आया और यहां से ऐसे एक लाइट रे आया। यहाँ पे डिविएशन नहीं होगा क्योंकि परपेंडिकुलर आ रहा है, यहाँ पर होगा। यहाँ पर एग्जैक्टली TIR हो जाता है और यहाँ पर भी जो है वो क्या हो जाता है, TIR हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर इन प्रिज्म्स को खास 45 डिग्री का बनाया गया है इस तरीके से, और इसका जो क्रिटिकल एंगल होता है ना वो होता है 42.2 डिग्री, और इंसिडेंट एंगल देखो कितना है, 45 डिग्री है। ये एंगल समझ सकते हो ना, 45 डिग्री होगा। यहाँ भी समझ सकते हो ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा। तो 45 डिग्री क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, इस वजह से क्या हो रहा है, TIR हो रहा है। यहाँ पर कोई डिविएशन नहीं, यहाँ भी कोई डिविएशन नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर रेज कभी भी डिविएट करता नहीं है। अब ये मान लो A है, ये B है, A का रे पहुँच गया यहाँ पे और B का रे पहुँच गया यहाँ पे, ठीक। तो इमेज देखो रोटेट कर चुका है, इमेज रोटेट कर गया है, लेकिन इसके साइज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 90 डिग्री से कोई मिरर या लेंस रोटेट नहीं कर सकता है, ठीक है ना। एक और एग्जांपल आपको देता हूं। देखिए ये भी उसी प्रकार से बनाया गया है कि ताकि इसमें जो रे आए ना उसका इंसिडेंट एंगल 45 डिग्री रहे और 42 डिग्री क्रिटिकल एंगल है, तो पक्का TIR कर ही जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये देखिए ये कोई ऑब्जेक्ट है जी, ठीक है। इसका नाम है AB। अब इससे हम क्या कराते हैं, लाइट रे लेके आते हैं। ये देखो ये लाइट रे सामने से आएगा, डिविएट नहीं करेगा सामने से, यहाँ पे करेगा TIR, है ना, इस जगह पे, और इस जगह पे क्या होगा, TIR होगा। क्यों, क्योंकि इसका एंगल बनेगा 45 डिग्री का यहाँ, और यहाँ भी इसका एंगल क्या बनेगा, 45 डिग्री का बनेगा, जो कि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो ये करेगा TIR, ठीक है। तो TIR करेगा तो ये इधर घूम जाएगा, ये इधर घूम जाएगा, अब फिर यहाँ से ऐसे TIR करेगा और ये इधर TIR करेगा, ठीक है। तो अब देखो A का रे इधर पहुंच गया, B का रे इधर पहुंच गया, ठीक है। तो इसमें भी देखो आप, इमेज रोटेट कर जाएगा, बट इमेज का जो साइज है ना वो नहीं चेंज होगा। तो यही प्रिज्म का खासियत है, ये इमेजेस को बना लेता है विदाउट चेंजिंग शेप साइज ऑफ इमेज, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ TIR। नोट कर लीजिए आप लोग। देखो मैं फिर से एक बार बात बता रहा हूँ, कोई लेंस या कोई मिरर क्या करता है, इमेज बनाता तो है ना, इमेज को रोटेट भी करता है 180 डिग्री से, याद है, 90 डिग्री से नहीं रोटेट कर सकता कोई लेंस या कोई मिरर, ठीक है। और साथ ही साथ लेंस या मिरर क्या करता है, साइज ऑफ इमेजेस चेंज कर देता है। प्रिज्म का देखो इमेज को रोटेट करवा सकता है 180 डिग्री से या 90 डिग्री से, बट ये साइज नहीं चेंज करवाता, ठीक है। साथ ही साथ एक और ख़ास बात है, कोई लेंस या मिरर लाइट रेज को क्या करवा देता है, कन्वर्ज या डाइवर्ज। ये लाइट रेज को कन्वर्ज या डाइवर्ज नहीं करता, देख लो ध्यान से, नहीं ना करता है, ओके। साथ ही साथ फर्स्ट कंडीशन में देखो
इमेज कितना से रोटेट हुआ है, 180 डिग्री से। लेकिन लाइट रेज में कोई डिविएशन नहीं हुआ है। पहले भी देखो लेफ्ट से राइट जा रहा था, अभी भी लेफ्ट से राइट जा रहा है, ठीक है। बाकी सेकंड वाले में इमेज 90 डिग्री से रोटेट हुआ है और लाइट रेज भी 90 डिग्री से रोटेट हो गया है। थर्ड केस में इमेज 180 डिग्री से रोटेट हुआ है और लाइट रेज भी 180 डिग्री से रोटेट हुआ है। आप देख सकते हो कि पहले कहाँ जा रहा था, राइट में, फिर कहाँ जा रहा है, लेफ्ट में। ठीक है जी बच्चों, ठीक है ना। आपको समझाते हैं कि डायमंड कैसे काम करता है, ठीक है। पता है हीरा को हीरा बनाने का काम करता कौन है, बताइए। क्या माइंस में से हीरा ले आए तो क्या काम हो गया, या फिर कुछ हीरे पे कलाकारी कुछ करना पड़ता है ताकि हीरा हीरा बने, बताओ। एक्चुअली मेन काम होता है कटिंग मारने वाले का। हीरे पे देखो बहुत सारा कटिंग रहता है, बहुत सारा कटिंग, ठीक है ना। तो जो कटिंग होता है ना डायमंड का, वही उसको असली डायमंड बनाता है, ठीक है। आप इमेजिन करो कि कोई एक डायमंड है, ठीक है। ऐसे तो इसमें 5 ही फेस दिख रहा होगा ना। आप इमेजिन करो कि डायमंड में कितना फेस होता होगा, 50, 40, 20, ऐसे कुछ बहुत सारे फेसेस होते हैं डायमंड में, ठीक है। अब डायमंड के साथ सीन क्या है, डायमंड के साथ सीन ये है ना, इसका म्यू बताए थे 2.42 और ये सबसे हाई होता है, मैक्सिमम है। इस वजह से इसका जो क्रिटिकल एंगल है ना वो क्या होगा, मिनिमम, ठीक है ना। ये 24.2 डिग्री होता है, सबसे कम होता है। अब मान लो कोई लाइट रे आया, ठीक है। मान लो ऐसे आया कोई लाइट रे, ठीक है। अब इस वाले फेस पे गया, यहाँ पर इंसिडेंट एंगल जो है ना वो क्या रहेगा, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा। अब ये यहाँ से बेचारा निकल नहीं पाएगा, ये करेगा ऐसे, यहाँ पे जाएगा, और जब यहाँ पे गिरेगा फिर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल से ज्यादा, फिर यहाँ क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट, ऐसे बार 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 ये अंदर ही अंदर क्या करते रहता है, TIR करता है। तो लाइट एक बार जो अंदर जाती है ना तो फंस जाती है बिकॉज ऑफ मल्टीपल TIR, ठीक है ना। तो ये इसलिए हो पाता है कि इसमें बहुत सारा फेसेस होता है, ठीक है ना। तो डायमंड की तरह क्या करता है, चमकता है। डायमंड क्या करता है, स्पार्कल करता है। तो क्या बोलते हैं, डायमंड स्पार्कल करता है। क्यों करता है, ड्यू टू, क्योंकि लाइट इसमें जाके अंदर फंस जाती है, ड्यू टू ट्रैपिंग, ऑफ लाइट। और ये क्यों होता है, ये होता है बिकॉज ऑफ TIR। तो ये हो क्यों पाता है, तो ये 2 वजह से हो पाता है। इसका क्यों कारण है कि TIR कर रहा है ये बार बार। एक तो कि ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, मैक्सिमम। और दूसरा सबसे जरूरी कारण ये है इसमें मल्टीपल फेसेस होते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होते हैं, मल्टीपल फेसेस होते हैं, ताकि जब भी गिरे, जहां भी गिरे, बार बार क्या होते रहे, TIR होते रहे, ठीक है। तो ये वजह है डायमंड का डायमंड होने के पीछे, ठीक है ना बच्चों। आप लोग नोट कर लीजिए। और क्या है स्पार्कल, शायद KLE होता है स्पार्कल।